हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता। तो अभी हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज उस लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप चाहें पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 में आएँ। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री निकाला कैसे जाता है, फिर ऑर्डर का मीनिंग क्या है और डिग्री का क्या मीनिंग है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया कैसे जाए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अभी तक हमने यहाँ तक पिछले क्लास में किया है, ठीक है। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ थी वो क्या थी कि कोई कर्व दिया हुआ है तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया जाए, है ना। और कितनी बार डिफरेंशिएट किया जाए ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए उस कर्व का, इस ये कौन कौन बताता था? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दी फैमिली ऑफ कर्व, है ना, यही बताता था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते थे, अच्छा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूनिक होने चाहिए था, है ना। तो जितने यूनिक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतने ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता था और उतनी बार हम लोग उस कर्व को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते थे, है ना। और फाइनल आंसर में हम लोग जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको रिमूव करते थे। यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग उस टॉपिक पे करेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बार आप लोग रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए। मेरी बारी, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू c1 e रेज टू c2x वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अपने को वो डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया c1 एंड c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो कितने हैं, 2 है। और अपने को पता है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। सो ऑर्डर कितने हो गए, ऑर्डर हो गए 2, ठीक है ना। चलो, तो वो जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर c2x, इस कर्व को मैं मान लेता हूँ 1। और अपने को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार, क्योंकि ऑर्डर है कितना, 2, है ना। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो y डैश इक्वल्स टू c1 इंटू ई रेज टू c2x इंटू c2, ठीक है ना। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इक्वेशन नंबर 1 से, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे c1 ई रेज टू c2x, उसके बदले हम लोग y लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको लिख लेंगे y डैश इक्वल्स टू c2 और y। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्यों 2 बार क्यों करना है अगेन, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव चाहिए अपने को, है ना। तो y डबल डैश इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनेगा c2 और y का क्या बन गया y डैश, है ना। कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा, अभी तक देखो ऑर्डर कितना था, 2 था, हमने 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि फाइनल आंसर देने से पहले आप ये श्योर करो कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है, अगर है तो उसको रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे, अपने पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3, है ना। ये इक्वेशन हो गया 3। अब तीनों को यूज़ करके कैसे भी करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करो, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। c2 का वैल्यू क्या होगा, y डैश डिवाइडेड बाय y, और उसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख लेंगे। सिंपल है ना। इसको रखो तो ये बन गया y डबल डैश इक्वल्स टू c2 के जगह पे y डैश डिवाइडेड बाय y इंटू यहाँ पे y डैश है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y डबल डैश इंटू y डैश इक्वल्स टू क्या बन गया, y डैश का स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब इससे अगर हम लोग मैच करें तो कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, y इंटू, और सॉरी यहाँ पे तो y है ना, यहाँ तो y है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3। क्या ये क्लियर है? इजी था ना? ये क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बोलो कोई दिक्कत है? आसान था ना? ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ही ऐसा है, बहुत ही आसान। आप अगर प्रॉपर वे में करते जाते हो ना तो बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करो। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसको मैं जल्दी से नोट करता हूँ। हो गए होंगे नोट? आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो दो कंडीशन दिया है सर्कल में। सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है एंड देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा दिया है। तो एक बार हम लोग इसको रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कैसा होगा। तो ऐसा कुछ सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है। एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर है तो उस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह से होगा? अल्फा कॉमा 0 टाइप का, करेक्ट? क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है ना। अच्छा, ये सर्कल क्या हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ऐसा कुछ कंडीशन होगा। ये इधर होगा या फिर इधर वाला भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी सर्कल होगा, है ना। ठीक है, अच्छा तो सेंटर अभी कितना है? अल्फा कॉमा 0। तो अब ज़रा इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा वही क्या होगा? उसका रेडियस होगा, है कि नहीं? तो ये कितना है? रेडियस भी अल्फा ही है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं क्या? जब सेंटर कितना है? सेंटर है अल्फा कॉमा 0 एंड रेडियस है अल्फा। तो अपने को पता है अगर सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो उसको कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वस टू रेडियस का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? अच्छा, इसको ज़रा सा ओपन करो। इसको जब ओपन करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर। अगर आप देखोगे इधर से अल्फ़ा स्क्वायर और इधर अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखेंगे कितने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अपने को तो ऑर्डर चाहिए ना, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने हैं? 1 है, क्योंकि सिर्फ एक ही है यहाँ पे अल्फ़ा। सो ऑर्डर कितना बन गया? ऑर्डर बन गया 1। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, और जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे, है कि नहीं। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस, अब जब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। ठीक है, ओके, और माइनस यहाँ से x का 2 अल्फ़ा x का क्या बनेगा? 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने को एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना था, है ना, तो हमने कर लिया। अब इसके आगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर कितना है? 1 है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ से एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो था वो ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब कैसे भी करके इसको रिमूव करना होगा, है ना। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस ओनली, है ना। तो देखो या तो पहले वाले इक्वेशन से हम लोग 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लें, हाँ, और इसमें पुट कर लें, या फिर इससे निकाल के इसमें पुट कर लें। एक ही बात है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो किससे निकालोगे? 1 से या 2 से? 2 से ठीक है, 2 से निकालते हैं। ऐसे मैंने बस रैंडमली सोचा कि आप बोल रहे हो कि सर इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ। आपकी बात, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अच्छा, ये 2 अल्फ़ा है ना। चलो तो 2 अल्फ़ा की जगह पे इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रिप्लेस करो ज़रा। तो ये बनेगा कितना? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की जगह पे, 2 अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं? 2x प्लस 2y वाई डैश, है ना। और फिर इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, है ना, x इक्वल्स टू 0। इसको और ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इसको ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ये वाला इस साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करो माइनस, ये बनेगा 2xy और y डैश इक्वल्स टू 0।
ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो एक बचेगा माइनस में एक्स स्क्वायर, तो जो भी बच रहा है ना उसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस एक्स का स्क्वायर तो इधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला इधर आया तो प्लस 2xy और y डैश। तो ये अपना आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अब इससे मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितने हैं, 3 ऑप्शंस में वाई स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 ऑप्शन में है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस इन्हीं दोनों ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है माइनस 2xy dy/dx, लेकिन अपने पास क्या है प्लस 2xy एंड dy/dx। आप y डैश लिखो या फिर dy/dx लिखो, एक ही बात है, हम लोग को तो पता ही है ना। ओके, तो यहाँ से किससे मैच हो रहा है, हाँ यहाँ xy था और यहाँ पे 2xy, तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। क्या आसान था ना, आसान था। और देखो ये जेईई मेंस में पूछा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो और फिर मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ, जल्दी से नोट कर लो। आई होप नोट हो गया होगा, हो गया ना। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग देखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आजकल, है ना। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m विच इज़ नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू n विच इज़ नेचुरल नंबर, फॉर विच y इक्वल्स टू e पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ कर्व दिया हुआ है ना, कर्व को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन उसका निकालेंगे तो वो dy/dx टाइप से कुछ आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ d कुछ लिखा हुआ है, d स्क्वायर डी क्यू, है ना। देखो दो ही चीज़ें, या तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन और दूसरा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन तो ये रहा y इक्वल्स टू e पावर mx, सॉल्यूशन मीन्स कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, है ना, वो यहाँ पे है। तो ये क्या हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी dy/dx वाला टर्म नहीं दिख रहा है ना। तो इसका क्या मतलब रहा होगा, ये जो d लिखा है वो कुछ और नहीं, ये जो dy है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको समझना, ये क्या दिया है, डी क्यूब दिया है। अच्छा, इधर से आप लिखो पहले 12 और y की जगह पर हम लोग e पावर mx लिख सकते हैं, ठीक है, इधर 0 है, प्लस देखो ये 4 इंटू डी है, तो अब डी मीन्स y को अब एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, e पावर mx का e पावर mx ही बनेगा, और mx का क्या बनेगा m, तो ये बन गया 4m e पावर mx, ठीक है। अच्छा, माइनस इसको अब डिफरेंशिएट करो तो 3 इंटू, अब एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। तो ये जो m e पावर x है, तो ये तो m रहेगा ही, और फिर से e पावर mx का m e पावर mx आएगा, है ना। यानी कि यहाँ बनेगा m स्क्वायर e पावर mx। क्या ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर 2 बार, फिर 3 बार करो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर माइनस, अब इसको करो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो देखो ये ऑलरेडी 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, है कि नहीं। एक बार और इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये बनेगा m³ और e पावर mx, ठीक है। तो ये है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये इक्वेशन इक्वल्स टू दिया है 0। अब इसमें से पूरे इक्वेशन में से e पावर mx कॉमा आएगा, अंदर क्या बचेगा m³ माइनस 3m का स्क्वायर और माइनस 4m और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखो, 2 फैक्टर इक्वल्स टू 0 है, मतलब दोनों में से एक कोई 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वही होगा 0, है कि नहीं। यहाँ कर लेते हैं, तो m³ माइनस 3m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब अपने को वो m निकालना है जो नेचुरल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं इसको फैक्टर करने की, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ से इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर हम लोग m स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, m माइनस 3, और इस वाले से 4 कॉमन ले लें, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 3 का वैल्यू 0। अच्छा, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ बचेगा m माइनस 2 इंटू m प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि 3 फैक्टर आ गए 0 है, तो इसी में से कोई तीनों को हम लोग यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2, एक आ गया माइनस 2 और एक आ गया 3, ये m का 3 वैल्यूज़ आया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m विच इज़ नेचुरल नंबर, इसको नहीं बोलना है,
इसमें से कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? 2 है, -2 नहीं है, और ये 3 है। समझ में आया? तो कितने ऐसे m है जो नेचुरल नंबर भी और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो है सिर्फ और सिर्फ 2। ये एक तो हो गया 2 और एक हो गया 3, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? 2। क्या ये क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हो गया नोट? अच्छा, सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्यूशन डाल दूँगा। ठीक है, मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, आप भी नोट कर लो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है, इफ़ y = e⁻k+1 into x is solution of d2y upon dx2 minus 4 dy upon dx plus 4y = 0, then find k। तो ये है अपने पास क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो आप। हो गए होंगे नोट? चलो आ जाओ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन कैसा है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो पहला क्वेश्चन ये बताओ आप लोग, एक्स वाई प्लेन में कितने लाइंस पॉसिबल है? 1 2 3 4, कितने हैं? क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? एक एक्स वाई प्लेन में कितने लाइंस हो सकते हैं, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? बताओ। ये ऐसे लाइन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ है, अपने को सारे लाइंस के बाद का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है बताओ? बताओ, किसी भी लाइन को हम लोग, जनरल लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिंपल है, y = mx + c, है कि नहीं? ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। अच्छा, इसमें बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? कितने? 1 और 2, तो 2 है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा? 2 ही होगा, है कि नहीं? ओके, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो y = क्या बनेगा? m, है कि नहीं? फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, y = m। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि ऑर्डर कितना है? यही है इसका ऑर्डर ऑफ द d, है कि नहीं? इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये बन जाएगा 0। अब देखो फाइनल आंसर में अपने को आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए, और इसमें है भी नहीं, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से नोट करो। हो गए नोट? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी मैं उसको जल्दी से लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ में लिखें। ओके, तो क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1,1। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनाना है, और किसका बनाना है? उस लाइन का बनाना है जो कि 1,1 से पास हो रहा है। तो आप बताओ 1,1 से कितने लाइन पास हो सकते हैं? ये रहा 1,1, इससे भी इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी लाइंस का एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनाना है। ठीक है, तो मान लेता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो कैसा है? y = mx + c। अब क्योंकि ये जो लाइन है वो 1,1 से पास हो रहा है, ठीक। अच्छा, आप एक काम करो, मान लेता हूँ लाइन का जो स्लोप है, स्लोप कितना है? m है, और उसका जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ दिया? जहाँ से वो पास हो रहा है, 1,1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? सो इक्वेशन ऑफ लाइन वो कैसा बनेगा? y - 1 = स्लोप इंटू x - 1, है कि नहीं? तो इसमें बताओ, इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर कितना होगा? क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y' = m, और इसका तो mx का तो m हो गया, और m का क्या बन गया? 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हम लोग, अब इससे ज़्यादा तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हम लोग, है ना।
तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपने को आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले इक्वेशन से m का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, y-1 डिवाइडेड बाई x-1, ठीक है। और उसको उठा के इसमें रख लेते हैं, ये बन गया y डैश इक्वल्स टू y-1 अपॉन x-1, और ये हो जाएगा अपना आंसर। बहुत ही सिंपल, है कि नहीं। जल्दी से नोट कर लो, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, हो गए नोट। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। तो अब बताओ कि ऐसा कितने पैराबोला है जिसका एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो वो पैराबोला ऐसा हो सकता है ना, या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी इस तरह का बहुत इनफाइनाइट पैराबोला पॉसिबल है जिसका एक्सिस कहाँ पे होने वाला है, एक्स एक्सिस पे। या फिर आप इधर भी देख सकते हो, ये भी एक पैराबोला, इस तरह का बहुत सारे इनफाइनाइट पैराबोलाज हो सकता है ना। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सब में, सबका क्या है, एक्सिस जो वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे अगर एक्सिस है उसका, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा बताओ, अल्फा कॉमा 0 टाइप का, है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते, इसको चलो मान लेते हैं, जो कोई भी एक रैंडम पैराबोला ले लिया, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्सिस का वो कैसा है, अल्फा कॉमा 0, बोलो ठीक है, ठीक। अच्छा, और कोई इसका जो वर्टेक्स है, चलो अपने को तो वर्टेक्स से मतलब है, तो मैं इस वर्टेक्स को ही बोल देता हूँ अल्फा कॉमा 0। अब अगर क्योंकि वर्टेक्स अल्फा कॉमा 0 और क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो वो जो पैराबोला वो कैसा होगा, y² इक्वल्स टू 4ax टाइप का, है कि नहीं। अब मान लेता हूँ जो उस वर्टेक्स है वो रैंडम पॉइंट हमने ले लिया अल्फा कॉमा 0, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, y² इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अच्छा, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 4ax माइनस 4 अल्फा, कोई दिक्कत है। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, और वो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बताओ, कौन कौन से आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए है और अल्फा, यानी कि 2 है। जब ऑर्डर 2 है तो अपने को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करो तो 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश। अब 4ax का कैसा बनेगा, 4a, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अभी तो अपने को सेकंड ऑर्डर का बनाना है ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, बिफोर डिफरेंशिएटिंग इसको चलो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, अपने पास बन गया y डैश इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ y और y डैश है तो u इंटू वी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, है ना। तो डिफरेंशिएट करो तो कैसा बनेगा, y को बाहर रखा और y डैश का डैश तो डबल डैश प्लस, अब y डैश को बाहर रखो और y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y डैश इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0, और यही हो जाएगा अपना आंसर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो ज़्यादा वही करते हैं, उसी को लिख लेते हैं, dy मतलब dy वाले फॉर्म में, d2y dx2 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लोग कोई दिक्कत है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो जिस टाइम पे कन्फ्यूजन हो वो बस आप टाइम मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो आप, हो गए नोट। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अरे पॉज करो, अरे करो, ठीक है। अब मेरी बारी। तो क्वेश्चन है, अपने को कर्व निकालना है ना। वो कर्व निकालना है, कर्व किस तरह से होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टाइप से, है ना। तो अपने को कर्व निकालना है फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। वो जो कर्व निकालोगे, कर्व का इक्वेशन निकालोगे, उस कर्व पे कहीं पे भी नॉर्मल डाल दो, तो वो जो नॉर्मल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ वो कर्व ऐसा कुछ है और किसी जनरल पॉइंट x, y पे वो बोल रहा है इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला बन गया टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, नॉर्मल। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया ये फिक्स्ड पॉइंट है।
तो फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मान लेता हूँ a, b है। ठीक, अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन अपने को चाहिए, ठीक, और वो पास हो रहा है a, b से। तो एक इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन के लिए अपने को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप तो नहीं पता है, लेकिन अगर कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? dy/dx, है कि नहीं? तो इसके लिए ये जो टेंजेंट है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? dy/dx, है कि नहीं? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ क्या होगा, क्योंकि स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यानी कि m ऑफ t इंटू m ऑफ n इक्वल्स टू -1। यहाँ से m ऑफ n निकालेंगे तो -1 अपन m ऑफ t, यानी कि माइनस में 1 अपन dy/dx। बोलो कोई दिक्कत है? अब अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया है और पॉइंट भी आ चुका है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसा होगा? y माइनस y1 विच इज़ b इक्वल्स टू x, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल मीन्स -1 अपन dy/dx, है ना, इंटू x माइनस x1 विच इज़ a। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? यहाँ से ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y माइनस b। अच्छा, इससे भी पहले आप ये बताओ अगर मैं यहाँ से dy/dx ले लूँ, dy/dx, तो ये बनेगा कितना? x माइनस a, है ना, माइनस में डिवाइडेड बाय y माइनस b। कोई दिक्कत है क्या? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास, बट अपने को क्या चाहिए? इसका सॉल्यूशन चाहिए, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन के लिए अगर किसी का आपका कोई कर्व दिया हुआ है, वहाँ से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो अपने को डिफरेंशिएट करके आना पड़ता है। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और अपने को कर्व चाहिए, तो अपने को वापस से वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा? एंटी डेरिवेटिव लगाना होगा, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। एक जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हम लोग बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जिसमें अपने को वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये बन जाएगा y माइनस बी इंटू डी वाई इक्वल्स टू, ये माइनस को है ना अंदर भेज देता हूँ, तो a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक? इंटीग्रेट करोगे तब ये एक लीनियर है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन कैसा होता है? इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ सब इंटीग्रेट करते हैं तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ x के साथ में क्या है कोएफिशिएंट? -1, तो यहाँ पे -1 से डिवाइड भी करना होगा, और प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, इस वाले पार्ट को, ये जो माइनस, इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है? तो ये बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c। कोई दिक्कत है क्या? इधर 2 एलसीएम लेके उधर भेज लेते हैं, तो ये बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स। अच्छा, a माइनस एक्स लिखूँ या x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ? x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ या a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखूँ? एक ही बात है ना? ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2c। अब देख लो ये क्या है? किसका इक्वेशन है? यह है इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना? और हम लोग पहले प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? कि अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप अगर नॉर्मल खींचोगे ना, तो वो सेंटर से पास होता है। क्या ये क्लियर है? और वो चीज़ अभी प्रूव भी हो गया इस क्वेश्चन से। क्या क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करो। हो गए नोट? ओके, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, ठीक है? अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा है, और जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक है? जिसमें मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन सा था, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर था होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो ये मेनली 3 है, उसके अंदर में सब टॉपिक है जो रिड्यूसिबल वाला है ना? तो आप यहाँ तक अच्छे से कवर करके आइए, जितने भी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है उसको कवर कीजिए, और साथ ही साथ NCERT का एक्सरसाइज 9.4 तक करके आइए, ठीक है? आपको NCERT का करके आना है, ठीक है? और प्रीवियस ईयर जो जितने JEE मेंस में पूछा गया है फॉर्मेशन से,
वो करके आना है। पहले आपको एनसीईआरटी ही करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप उसको बस फॉलो कीजिए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।